हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत इजराइल की अब नई डिफेंस डील। तमिलनाडु में बनेगा दुनिया का एडवांस रडार सिस्टम। बताएंगे अब दुश्मन की हर चाल पर रहेगी भारत और इजराइल की नजर। तो वहीं असम से बंगाल तक भारतीय सीमा पर अलर्ट हुए बांग्लादेशी सुरक्षा गार्ड। क्या हिमंता बिश्वा शर्मा के ऐलान का है उनको खौफ? वहीं बांग्लादेश की तीस्ता परियोजना में चीन की हुई एंट्री। भारत बांग्लादेश के रिश्ते अब हो सकते हैं पहले से भी ज्यादा खराब। क्या है जानकारी दोस्तों? वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक बहुत बड़ी जानकारी छुपाई, वो ये कि सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से कर दिया है इनकार। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने हॉर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोक डाला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर क्यों सऊदी ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से कर दिया अमेरिका को मना। तो वहीं बैकएंड में सर्वोच्च नेता मौजूदा से मिले राष्ट्रपति पेजेशकियन। 2.5 घंटे तक चली बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई गहन बातचीत। बताएंगे क्या है जानकारी। तो वहीं दोस्तों कोरोना जैसी महामारी बनेगा क्या हंता वायरस? 12 देशों को कर दिया गया अलर्ट दोस्तों। हंता वायरस से जिस जहाज पर हुई 3 मौतें, उस पर 2 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार हैं। इस जानकारी ने हर किसी को चौंका दिया दोस्तों। देश विदेश में तहलका मचा दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा को कर दिया भंग, लेकिन ममता ने अब तक नहीं दिया है इस्तीफा। बताएंगे क्या है इसके मायने। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश के हर कूटनीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि दुनिया में भारत के दुश्मन कितनी भी भ्रांतियां फैला ले भारत को लेकर, भारत को डिफेम करने का प्रयास करे, लेकिन भारत अपने ताकत से उन सब पर विजय हासिल करेगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस कंपनी डीसीएक्स सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी आईएआई की एल्टा सिस्टम ने तमिलनाडु में अत्याधुनिक रडार निर्माण संयंत्र की शुरुआत कर दी है। दोनों कंपनियों के संयुक्त उद्यम ईएलटीएक्स सिस्टम्स के तहत बनने वाला यह प्लांट भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नई तकनीकी ताकत जोड़ने वाला माना जा रहा है। तमिलनाडु के शूलागिरी इंडस्ट्रियल एरिया में इसका भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मेक इन इंडिया के तहत शुरू हुई यह परियोजना एडवांस रडार सिस्टम के स्वदेशी निर्माण और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर इजराइल ने दोस्तों पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया था कि अब भारत के दुश्मन कहीं भी छुप नहीं पाएंगे। और आज ही दोस्तों भारत इजराइल की नई डिफेंस डील को लेकर भी जानकारी सामने आएगी, जिसने पाकिस्तान और चीन को तो हिला ही डाला होगा। यह बहुत बड़ी और बेहतरीन जानकारी सामने आई है दोस्तों ऐसे समय में जहां लगातार पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकियों पर गीदड़ भभकी दे रहा है। इजराइल ने फिर एक बार दिखा दिया कि वो भारत का मुश्किल की घड़ी में सबसे बेहतरीन दोस्त है, सदाबहार दोस्त है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो वहीं आपको बता दें। अगली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर, असम से बंगाल तक भारतीय सीमा पर अलर्ट हुए बांग्लादेशी सुरक्षा गार्ड। क्या है जानकारी? दरअसल बांग्लादेश ने भारत के 2 सीमावर्ती राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजीबी ने जशोर में बेनापोल सीमा पर सुरक्षा और निगरानी कड़ी कर दी है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जशोर 49 बीजीबी और खुलना 21 बीजीबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लगभग 102 किलोमीटर के सीमावर्ती इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। बांग्लादेश को आशंका है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश की सीमा में ढकेला जा सकता है। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक जशोर 49 बीजीबी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम मोहम्मद सैफुल आलम खान ने कहा कि बल सभी प्रकार की घुसपैठ और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है। बेनापोल में रघुनाथपुर, शिकारपुर, सादीपुर, घीबा, पुतगाली, गोगा, दौलतपुर और रुद्रपुर सहित कई सीमा चौकियों पर बीजीबी के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। इन इलाकों में गश्त और 24 घंटे निगरानी भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेशी अधिकारियों ने लोगों को सीमावर्ती इलाकों के पास अनावश्यक आवाजाही न करने की भी चेतावनी दी है। खासकर रात के समय कर्नल गुलाम मोहम्मद ने कहा कि सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी घुसपैठिया भारत से बांग्लादेश में प्रवेश न कर सके। अतिरिक्त गश्त के उपायों को भी मजबूत किया गया है। सूत्रों ने बताया कि चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सवाल यह है कि बांग्लादेश इतना डरा हुआ क्यों है? आपको बता दें बांग्लादेश को ये
आशंका है कि पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जा सकता है, चूंकि बांग्लादेश की सरकार भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अपने नागरिकों की पुष्टि करने से आनाकानी कर रही है। 2000 से अधिक घुसपैठियों की पहचान की पुष्टि लंबित है। ऐसे में बांग्लादेश को आशंका है कि भारत इन लोगों को उसकी सीमा में पुश इन कर सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर काफी सख्त है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, अगर बांग्लादेश के लोग वापस अपने देश जा रहे हैं तब भी उन पर रोक लगाई जा रही है। अपने लोगों को ही नहीं आने देगा अपने देश में बांग्लादेश, जो कि इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, भारत में खा रहे हैं, पी रहे हैं, गुण बांग्लादेश के ही गा रहे हैं, लेकिन तब भी बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं कि वो अपने ही नागरिकों को अपने देश वापस बुला ले। उल्टा बांग्लादेश ये आरोप लगा रहा है भारत पर कि बांग्लादेशियों की आड़ में अन्य देशों के नागरिकों को भी, या जो बांग्लादेश के नागरिक नहीं है उनको भी भारत बांग्लादेशी बताकर घुसपैठ करा सकता है। तो ये सारे डर, ये सारे भय अभी बांग्लादेश में छाया हुआ, और यही वजह है कि असम से लेकर बंगाल तक भारतीय सीमा पर बांग्लादेशी सुरक्षा गार्ड को अलर्ट किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि भारत से घुसपैठिए वापस जाने चाहिए तो ये बात कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की चाल यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, वहीं तीस्ता नदी परियोजना को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। भारत बांग्लादेश के रिश्ते हो सकते हैं पहले से भी ज्यादा खराब, क्योंकि अब इस मामले में चीन की भी एंट्री हो गई दोस्तों। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार ने तीस्ता नदी परियोजना को लेकर चीन का समर्थन औपचारिक रूप से मांग लिया है। यह कदम भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर असर डाल सकता है। बुधवार को बीजिंग में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक में तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, बोले तो TRCMRP पर चर्चा हुई। उसकी जानकारी बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने दी। तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये नदी बांग्लादेश में सिंचाई और लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। बैठक में वांग यी ने नई बांग्लादेश सरकार के प्रति चीन का समर्थन जताते हुए कहा कि चीन बेल्ट एंड रोड सहयोग को बांग्लादेश की विकास रणनीतियों के साथ जोड़ने और आर्थिक बुनियादी ढांचे व लोगों के बीच संपर्क जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश में निवेश के लिए अपनी कंपनियों को भी प्रोत्साहित करेगा। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन का बांग्लादेश और दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ संबंध किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाकर नहीं बनाए जा रहे हैं और न ही किसी तीसरे पक्ष के कारण प्रभावित होने चाहिए। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे हैं, लेकिन अब तीस्ता नदी परियोजना में ढाका द्वारा चीन का सहयोग मांगने से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि भारत ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जब दो देशों के बीच मामला हो तो जबरदस्ती तीसरे को घुसाया जाए। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? आपकी क्या राय है बांग्लादेश की हरकतों पर? जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वहीं नेपाली प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 100 दिनों तक ना भारत आएंगे ना चीन जाएंगे। वहीं पीएम मोदी से मिलने से पहले नेपाली पीएम ने रख दी 60 शर्तें। वो क्या शर्तें हैं बता दें। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का पूरा ध्यान इस वक्त अपने काम पर है, खासकर उनकी विदेश नीति क्या होगी इस पर भारत और चीन का काफी फोकस है। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री सचिवालय और विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के पद पर 100 दिन पूरे होने से पहले पड़ोसी देशों भारत और चीन सहित किसी भी विदेश यात्रा पर जाने की संभावना कम है। नेपाली अखबार खबर हब ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि सरकार ने चुनावी वादों के मुताबिक अपने कार्यकाल के पहले 3 महीनों के दौरान ठोस परिणाम देने को प्राथमिकता दी है। ऐसे में इस चरण पर प्रधानमंत्री के लिए विदेश यात्रा कम प्राथमिकता वाला विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने नेपाली प्रधानमंत्री की दिल्ली यात्रा को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जून से पहले बालेंद्र शाह का दिल्ली दौरा होना मुश्किल है। बालेंद्र शाह 27 मार्च को रामनवमी के दिन नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे और उसी दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया था। पीएम मोदी ने भारत और नेपाल के संबंध को मजबूत करने में साथ काम करने को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी। बालेंद्र शाह ने भारत आने से पहले कई शर्तें रखी हैं, जिनमें उन मुद्दों पर बात करना शामिल है जो विवादित हैं। सवाल यह है कि क्या जून के बाद होगी बालेंद्र शाह की भारत यात्रा? तो आपको बता दें, अधिकारियों के मुताबिक नेपाल और भारत दोनों ने इस दौरे के लिए शुरुआती तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अंतिम कार्यक्रम
तय होने में अभी समय लग सकता है। बालेंद्र शाह ने कथित तौर पर संकेत दिया है कि सरकार के शुरुआती 3 महीनों के दौरान भारत या चीन किसी भी देश के दौरे को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके पीछे उन्होंने घरेलू जिम्मेदारियां, जिनमें भूमिहीन लोगों से जुड़े काम और 29 मई को पेश होने वाले राष्ट्रीय बजट की तैयारियां बताया, और उसके चलते तत्काल विदेश यात्रा करना मुश्किल हो गया है जैसी बात कही है। तो यह जानकारी है दोस्तों नेपाल से बालेंद्र शाह के विदेशी विजिट को लेकर। वहीं लिपुलेख पर नेपाल के दावे से बढ़ गया तनाव, तो भारत ने दो टूक कहते हुए कह दिया, बातचीत अवश्य करेंगे लेकिन दबाव नहीं मानेंगे तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। बता दें, भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा चुका है, जो हम लगातार अपनी खबरों में इस जानकारी को कवर कर रहे हैं दोस्तों। इस पर अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं इस बीच अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि नेपाल की आपत्ति जताने के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफा और कृत्रिम क्षेत्रीय दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने क्लियरली कहा है कि यह मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है और 1954 से इसी रास्ते से यात्रा होती आ रही है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने नेपाल के दावों को एक तरफा कृत्रिम क्षेत्रीय विस्तार बताते हुए कहा कि ऐसे दावे स्वीकार्य नहीं है। हालांकि भारत ने यह भी दोहरा दिया कि वो सीमा विवाद समेत सभी मुद्दों पर कूटनीतिक बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है। बातचीत से हम पीछे नहीं हटते, इसीलिए हम बातचीत करने को तैयार है, रणधीर जायसवाल जी ने क्लियरली कहा है। लेकिन साफ साफ कह दिया है कि तुम चाहोगे कि तुम हम पर दबाव बनाओगे, तो भारत कभी भी दबाव नहीं सहता। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि भारत प्यार की भाषा सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन अगर कोई भारत पर जबरदस्ती का दबाव बनाए या फिर भारत को जबरदस्ती का सुनाने का प्रयास करे तो फिर भारत पहली बात तो उसकी बात नहीं सुनता और जवाब ऐसा देता है कि पलटकर अगला भारत को कुछ कह नहीं पाता। वहीं दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान को लेकर, जहां भारत से बातचीत को बेचैन हुआ पाकिस्तान, लेकिन साथ में रख दी एक बड़ी शर्त, कहा हम कभी पीछे नहीं हटे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो किसी भी मुद्दे पर भारत के साथ वार्ता से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन बातचीत सार्थक होनी चाहिए। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्रावी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में पिछले साल भारत के साथ हुए 4 दिवसीय संघर्ष को याद किया और कहा कि किसी भी प्रकार की आक्रामकता की स्थिति में पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। अंद्रावी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ किसी भी मुद्दे पर बातचीत से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। हमने बार बार बातचीत के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है। हालांकि बातचीत के लिए दोनों पक्षों का सहयोग आवश्यक है और सार्थक बातचीत के लिए एक तरफा भाषण नहीं बल्कि वास्तविक संवाद होना चाहिए। पाकिस्तान सेना ने मार्काए हक का 1 साल पूरे होने के मौके पर इसे देश के सैन्य इतिहास का निर्णायक अध्याय बताया। पाकिस्तानी सेना ने पिछले साल भारत के साथ 4 दिन तक चले सैन्य संघर्ष को मार्काए हक का नाम दिया था, जहां भारत ने उसको ऑपरेशन सिंदूर बताया था। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने बड़ी धमकी दी भारत को, कहा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम तय करेंगे, हम फैसला करेंगे कि भारत को पानी देना है कि नहीं देना है। दोस्तों पाकिस्तान ख्वाब बड़े अच्छे देखता है, बता दें। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे की भी धमकी दी। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को गिदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वहां से बहने वाली नदियों पर उनका नियंत्रण होगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान फैसला करेगा कि भारत को पानी देना भी है कि नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही सुनहरे सपने देख रहा है पाकिस्तान। आप क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की आर्मी को जो इस प्रकार के ख्वाब देख रही है कि भारत से कश्मीर को छीनेगा पाकिस्तान और फिर ये तय करेगा कि भारत को पानी देगा कि नहीं देगा। लेकिन वहीं दोस्तों भारत ने भी क्लियरली पाकिस्तान को 2 टूक संदेश देते हुए कह दिया कि पहले आतंकवाद छोड़ो फिर बहाल होगी सिंधु जल संधि। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भारत ने भी एक बार फिर साफ साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी तब तक बहाल नहीं होगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से बंद नहीं करता। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को राजनीति की तरह इस्तेमाल करता रहा है और भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बयान दिया। दोस्तों अगर आप भी भारत की मोदी सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से खुश हैं तो कमेंट में ऑपरेशन सिंदूर जरूर लिखेगा। साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है, अभी तक इस लाइक के बटन को नहीं दबाया है तो 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने हॉर्मुज से जहाजों को किया रेस्क्यू। बता दे क्या है जानकारी। दरअसल
अमेरिका ने 4 मई को हरमुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसको रोकने का आदेश दिया। तब ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ये ऑपरेशन को रोका है। हालांकि दोस्तों अब ये दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा। NBC न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयर बेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। इससे खाड़ी के सहयोगी देश चौंक गए। सऊदी लीडरशिप इससे नाराज हो गया। ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत भी की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3000 पार करा पाया और आखिरकार ट्रंप को यह ऑपरेशन रोकना पड़ा। तो उधर बता दे, सर्वोच्च नेता मौजतबा से मिले राष्ट्रपति पेजेश्कियान। 2.5 घंटे तक चली बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई गहन बातचीत। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान के सर्वोच्च नेता मौजतबा खामेनेई के साथ हुई लंबी बैठक के बाद उनकी कार्यशैली और व्यवहार की सराहना की। सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। दोस्तों, पेजेश्कियान ने कहा कि बैठक के दौरान जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया वो खामेनेई का विनम्र, आत्मीय और विश्वास पैदा करने वाला व्यवहार था। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च नेता का बातचीत का तरीका ऐसा था जिसने पूरे माहौल को भरोसे, शांति, सहानुभूति और खुले संवाद में बदल दिया। ईरानी राष्ट्रपति के मुताबिक बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोस्तों, उनके इस मुलाकात वाले जानकारी ने एक चीज तो क्लियर कर दिया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मौजतबा खामेनेई अभी भी जिंदा हैं। लगातार उनकी मौत की खबरें बताई जा रही थी। वहीं जानकारी ये भी है कि ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। 14 से 15 मई को होने वाली है ब्रिक्स की मीटिंग। दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस महीने भारत आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक वे 14 से 15 मई को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाए। अगर ये दौरा होता है तो क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होने के बाद ये अरागची की पहली भारत यात्रा होगी। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा, वहीं आपको बता दें कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस फिर एक बार हलचल मचा रहा है पूरी दुनिया में। WHO ने इसको लेकर 12 देशों को अलर्ट कर दिया जारी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हंता वायरस की। जी हां, अर्जेंटीना से रवाना हुए एक डच क्रूज शिप MV होंडियन पर फैले हंता वायरस के प्रकोप ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस जहाज पर सवार कई यात्री गंभीर रूप से बीमार हुए, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को पुष्टि की है कि इस जहाज से जुड़े अब तक 8 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 मामलों में हंता वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 3 संदिग्ध हैं। इनमें से 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हंता वायरस चूहों से फैलता है। ये उनके संपर्क में आने चूहों के सलाइवा, पेशाब और मल के जरिए फैल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के प्रमुख ने हंता वायरस को लेकर मीडिया ब्रीफिंग में क्लियर किया है कि ये कोई नया वायरस नहीं है और न ही ये कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति है। WHO प्रमुख ने कहा, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोई महामारी नहीं है, ये वैसी स्थिति नहीं है जैसी दुनिया ने 6 साल पहले कोविड-19 के दौरान देखी थी। इसके साथ ही WHO ने उन 12 देशों को आधिकारिक तौर पर अलर्ट कर दिया है जिनके नागरिक सेंट हेलेना में क्रूज शिप से उतरे थे। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि क्रूज पर मौजूद किसी अन्य यात्री में फिलहाल कोई लक्षण नहीं देखे गए। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात कह लें या चौंकाने वाली बात कह लें, हंता वायरस से जिस जहाज पर 3 मौतें हुई हैं उस पर 2 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार हैं। इसकी पुष्टि देर रात हुई है। दोस्तों, इंडिया टुडे ने इस क्रूज का संचालन करने वाली कंपनी से यात्री और क्रू की विस्तृत जानकारी मांगी थी। इससे खुलासा हुआ है कि क्रूज पर 3 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार हैं। अब इस खुलासे ने भारत को भी चौंका कर रख दिया है। दोस्तों, देखना होगा कि भारत की मोदी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वहीं जानकारी ये भी है कि अब स्पेनिश द्वीप ने भी क्रूज लेने से मना कर दिया। कह दिया कि हंता वायरस वाले इस जहाज को रुकने ही नहीं देंगे। यही वजह है कि इस बीच कोई भी देश इस जहाज को अपने यहाँ डॉक करने की इजाजत नहीं दे रहा है। स्पेन राजी हुआ, लेकिन जिस द्वीप पर जहाज का रुकना तय हुआ उसकी सरकार ने साफ कह दिया है कि जहाज उनके यहाँ नहीं रुकेगा। वहीं देर रात एक और चौंकाने वाली पुष्टि हुई है। दोस्तों, इसी खबर से जुड़ी वो ये कि इजराइल में भी हंटा वायरस के पहले मरीज की पुष्टि हो गई। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इजराइल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को देश में हंटा वायरस के पहले मामले की पुष्टि कर दी है।
है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इजराइल में संक्रमित इस मरीज में हंटा वायरस के यूरोपीय स्ट्रेन पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से चूहों के मलमूत्र या लार के संपर्क में आने से फैलता है। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अलग बड़ी खबर की, जहां कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है अल्बर्टा। अक्टूबर में वोटिंग संभव होती दिखाई दे रही है। अलगाववादियों ने 3 लाख इसको लेकर हस्ताक्षर भी जुटा लिए हैं। बता दें कनाडा के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा को अलग देश बनाने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। अलगाववादियों ने बुधवार को दावा किया है कि उन्होंने इतना समर्थन जुटा लिया है कि अब स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया जा सकता है। अलगाववादी नेताओं के मुताबिक उन्होंने करीब 3 लाख हस्ताक्षर चुनाव अधिकारियों को सौंपे हैं, जबकि इसके लिए 1,78,000 दस्तखत की आवश्यकता थी। आंदोलन के नेता मिच सिल्वेस्ट्रे ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि अब यह लड़ाई अगले चरण में पहुंच गई है। हालांकि इतना समर्थन जुटा लेने का मतलब ये नहीं है कि रेफरेंडम पक्का हो गया है। चुनाव आयोग को पहले इन हस्ताक्षरों की जांच करनी होगी। इस प्रक्रिया पर फिलहाल अदालत के आदेश की वजह से रोक भी लगी हुई है। अगर वोटिंग अल्बर्टा के पक्ष में गई तो यह प्रांत कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें टीवीके के सभी 108 एमएलए दे देंगे इस्तीफा अगर डीएमके एआईएडीएमके ने की सरकार गठन की कोशिश। तमिलनाडु में दिखा नया ट्विस्ट। बता दें तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस के बीच विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके ने बड़ी धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि अगर किसी भी तरह राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके की सरकार बनी तो टीवीके के सभी विधायक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि विजय की पार्टी टीवीके तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा 108 सीट जीत कर आई है। बावजूद इसके उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं मिल पा रहा। राज्यपाल ने विजय को 2 बार खाली हाथ लौटा दिया। टीवीके प्रमुख से कहा गया कि वे बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन दिखाए तभी उनकी सरकार बनेगी। टीवीके की कुल 108 सीट में से विजय 2 सीटों पर जीते थे, जिसमें से एक उनको छोड़नी होगी। इस तरह टीवीके के पास 107 विधायक बचेंगे। कांग्रेस के सभी 5 विधायक भी उनके सपोर्ट में है। इस तरह उनके पास 112 विधायक हैं, लेकिन तमिलनाडु में कुल 234 सीट है और उसमें सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। फिलहाल विजय राज्य सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों से बात कर रहे हैं। इस बीच खबर आई थी कि धुर विरोधी पार्टियां स्टालिन की डीएमके और पलानी स्वामी की एआईएडीएमके सरकार बनाने के लिए साथ आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये विजय के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा सीट उनको मिली है। तो वहीं आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा हुई भंग। ममता बनर्जी अब नहीं रहेंगी मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा भंग कर दिया। लोक भवन से गुरुवार शाम को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि ममता कैबिनेट के किसी भी मंत्री के पास अब कोई पावर नहीं रहेगी। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि वे सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। इधर बंगाल में हावड़ा के पास शिवपुर में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। इससे पहले बुधवार रात को शुभेंदु अधिकारी के पिए की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस्तीफे को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच ये फैसला सीधे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिससे बंगाल में 15 साल पुराना सत्ता का अध्याय अचानक खत्म हो गया। ममता बनर्जी इस्तीफा देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी दोस्तों, ये जानते हुए भी कि 7 तारीख के बाद उनकी सरकार गिर जाएगी। उनके सभी मंत्रियों के पास से सारे पावर छीन लिए जाएंगे। उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि 15 साल की वजह से वो कुर्सी से चिपक चुकी है और कुर्सी छोड़ने का उनका मन नहीं था। राज्यपाल के इस फैसले का अगर आप भी समर्थन करते तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस मुद्दे पर। वहीं सीएम सम्राट ने गृह विभाग खुद के पास रखा। नीतीश के बेटे निशांत समेत किसको क्या दिया बता दें। बिहार में नई सरकार के गठन के 22 दिन बाद गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग समेत 6 विभाग अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विजय कुमार चौधरी जल संसाधन विभाग संभालेंगे। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने और फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिथिलेश तिवारी संभालेंगे। शिक्षा विभाग पहली बार बीजेपी के खाते में गई है। पटना के गांधी मैदान में कुल 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि किसके खाते में क्या गया है दोस्तों, किसके पास कौन सा विभाग है, आप उसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है प्रधानमंत्री मोदी जी की। इस योजना में 300 यूनिट फ्री बिजली का ऑफर मिल रहा है दोस्तों। दिल्ली की भाजपा सरकार पूर्व में आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली स्कीम को आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों को 300 यूनिट प्रति महीने फ्री बिजली का तोहफा दे रखा है। अब भाजपा शासित राज्यों के लिए भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली स्कीम से जुड़ने का मौका है। इस योजना से जुड़ने वालों को सरकार 78,000 रुपए तक सब्सिडी भी दे रही है। कैसे मिलेगी आपको 300 यूनिट फ्री बिजली बता दें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपको सोलर पैनल लगवाना होगा। महीने में परियोजना
प्रयोग की बिजली के आधार पर आप 3 से 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सोलर पैनल लगते ही तपती गर्मी में आपको ठंड का एहसास तो मिलेगा ही, साथ ही आपका बिजली बिल भी जीरो हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल पहले 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत करते हुए 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का टारगेट तय किया था। अब तक 26 लाख घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। योजना से जुड़े लोगों के घर भरपूर बिजली यूज करने के बाद भी उनका बिल जीरो आ रहा है। सरकार इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदकों को 2 से 3 किलोवाट का पैनल पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी दे रही है। इससे महीने में 300 यूनिट तक फ्री बिजली का फायदा मिल पा रहा है। जाहिर तौर पर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए आपको अपने मोबाइल पर pmsuryaghar.gov.in खोलना होगा। अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर ऑप्शन को चुनने के बाद उसमें दिए निर्देश फॉलो करते जाएं, आपको अप्रूवल मिल जाएगा और अगले दिन सरकारी प्रतिनिधि खुद आपको फोन करेगा। यह स्टेप दोस्तों, फिलहाल किन किन लोगों ने ये योजना ले रखी है और किन्होंने नहीं ले रखी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद भी कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।